11 अगस्त 2025 मनीषा अपने घर से बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए निकलती है। करीब 2 से 3 बजे वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाकर अपने नर्सिंग स्टाफ के सपनों को पूरा करने के लिए एक कॉलेज में इंक्वायरी करने जा रही होती है। इसलिए वो स्कूल से आज बच्चों को पढ़ाकर थोड़ा सा जल्दी निकलती है, लेकिन उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मनीषा के पिताजी मनीषा को बार बार कॉल लगाते हैं, लेकिन उसका कॉल हर बार स्विच ऑफ जा रहा होता है। इसलिए वो आसपास के सभी इलाकों को छान मारते हैं, लेकिन मनीषा वहाँ नहीं मिलती। उसके बाद 13 अगस्त 2025 सुबह करीब 10 बजे एक खेत में डेड बॉडी मिलती है। खेत में काम कर रहे लोग बॉडी को देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस बॉडी की गर्दन कटी हुई रहती है। खेत में काम कर रहे लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आने के बाद पता चलता है कि ये बॉडी मनीषा की है। आखिर कौन थी ये मनीषा? क्या उसने सुसाइड किया है या फिर किसी ने उसे ब्रूटली जान से मारा है? चलिए इस केस के अंदर घुसकर पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। मनीषा हरियाणा के भिवानी जिले के सिंघानी गांव की 19 वर्षीय युवती थी। वह एक सामान्य ग्रामीण परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिताजी का नाम संजय है, जो एक किसान है। उसके घर में उसकी माँ, छोटा भाई और अन्य सदस्य रहते हैं। मनीषा का जन्म 2006 में हुआ था और वो अपने गांव ढांडी लक्ष्मण में रहती थी, जो लोहारू तहसील के अंतर्गत आता है। यह इलाका हरियाणा के सूखे और कृषि प्रधान क्षेत्र में से एक है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। गाँव में बुनियादी सुविधाएं हैं, लेकिन महिलाओं के लिए शिक्षा और सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती रही। लेकिन मनीषा एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़की थी और उसने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के एक सरकारी स्कूल से की थी। पढ़ाई में वो हमेशा से अच्छी रही, लेकिन परिवार के लोग बताते हैं कि मनीषा बचपन से ही नर्सिंग स्टाफ या फिर डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती थी। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसने सबसे पहले एक प्ले स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करना स्टार्ट किया। वो सिंघानी गाँव के एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, पर वो उससे संतुष्ट थी, क्योंकि उन पैसों से वो अपना घर चलाने में मदद करती थी और साथ ही अपने आगे की पढ़ाई के लिए थोड़े पैसे जोड़ रही थी। मनीषा का दिनचर्या नॉर्मल था। वह सुबह उठकर घर में मदद करवाती थी, उसके बाद स्कूल पढ़ाने जाती थी और स्कूल से घर आकर अपना पढ़ती थी। गाँव के लोग उसे संस्कारी और शांत लड़की मानते थे। लेकिन 11 अगस्त 2025 सोमवार का दिन था। मनीषा हमेशा की तरह अपने घर से निकली और सिंघानी गाँव के प्ले स्कूल जहाँ वो पढ़ाती थी वहाँ पहुंची। स्कूल का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक था और वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाती रही। लेकिन इस समय सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन दोपहर में स्कूल खत्म होने के बाद मनीषा ने अपने सपने साकार करने के लिए एक कदम आगे उठाया। वह एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जानकारी लेने के लिए निकली। परिवार के अनुसार उसने पहले ही घर पे बता दिया था कि आज मैं नर्सिंग कॉलेज जाऊंगी। स्कूल से निकलने का परफेक्ट टाइम सभी सोर्सेस में अलग अलग दिया गया है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक वह दोपहर 2 से 3 बजे के बीच निकली थी। वह सिंघानी से लोहारू की ओर गई, जहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज था। उसके पास एक बैग था जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स रखे थे और कुछ पैसे रखे थे। शाम होने तक वो घर पे नहीं पहुंची, इसलिए परिवार के लोगों को चिंता होने लगी। और तभी शाम करीब 6 बजे मनीषा के फोन से मनीषा के पिताजी को एक मिस्ड कॉल जाता है। लेकिन उसके बाद मनीषा के पिताजी ने मनीषा को कॉल किया तो मनीषा का फोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। परिवार ने सोचा शायद बैटरी लो हो गई होगी या फिर नेटवर्क इशू होंगे। लेकिन जब रात होने तक मनीषा घर नहीं पहुंची तो सभी परिवार के लोगों ने छानबीन शुरू कर दी। वो लोग पहले स्कूल गए, जहाँ पता चला कि मनीषा दोपहर में ही निकल गई थी। फिर वे नर्सिंग कॉलेज गए, जहाँ पर भी कोई जानकारी नहीं मिली और यहाँ तक कि कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में भी मनीषा नहीं दिखी। इसीलिए रात करीब 9 बजे परिवार ने पुलिस को सूचित किया। वो लोग लोहारू थाने गए और मनीषा के गायब होने की शिकायत की। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की। इसकी बजाय उन्होंने परिवार को रुकने को कहा और कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की, जैसे लड़की होगी, घूमने गई होगी। परिवार ने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल टीम को भी अलर्ट किया, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं आई। इसलिए परेशान होकर परिवार ने रात भर खुद मनीषा को खोजा, लेकिन मनीषा का कहीं भी पता ठिकाना नहीं मिला। लेकिन भगवान की कृपा से 12 अगस्त 2025 को पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिख ही ली। लेकिन तब तक 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था, जो जांच के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है। लेकिन फिर भी परिवार ने गांव वालों की मदद से आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू रखी। लेकिन 13 अगस्त 2025 सुबह करीब 10 बजे हरियाणा के भिवानी जिले के सिंघानी गाँव के एक खेत में कुछ वर्कर लोग काम करने गए और वहाँ उन्हें मनीषा की डेड
बॉडी दिखी। मनीषा की बॉडी खेत में एक सुनसान जगह पर डली थी जो मेन रोड से काफी दूर थी और खेत में कुछ फसल भी उगी हुई थी, इसलिए बॉडी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी। मनीषा की डेड बॉडी की हालत देखकर सभी लोगों की रूह कांप गई, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्योंकि मनीषा की डेड बॉडी का गला कटा हुआ था, चेहरे पे ऐसा लग रहा था जैसे कि एसिड अटैक हो, कपड़े फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं इसकी बॉडी से ऑर्गन्स गायब हो। मनीषा की बॉडी के पास एक बैग मिला जिसमें मनीषा के डॉक्यूमेंट्स थे और एक सुसाइड नोट था। ये देखकर पुलिस ने दावा किया कि मनीषा ने जहर खाकर सुसाइड किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बॉडी मिलने के बाद मनीषा के पिताजी और परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सही समय पर रिपोर्ट लिखी होती और जांच शुरू कर दी होती तो मनीषा शायद आज जिंदा होती। और मनीषा के पिताजी संजय जी ने मीडिया पर बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती क्योंकि वो एक सपनों वाली लड़की थी और वो नर्स बनना चाहती थी। यह एक हत्या है, पुलिस इसे साफ साफ छुपा रही है। और संजय जी ने मनीषा की बॉडी को लेने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मनीषा के हत्यारों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक मैं मनीषा की बॉडी का दाह संस्कार नहीं करूंगा। और यही फैसला पूरे गांव को एकजुट कर गया और 13 अगस्त से ही विद्रोह शुरू हो गया और संजय ने गाँव वालों के साथ दिल्ली पेनाली नेशनल हाईवे जाम कर दिया। उन्होंने महापंचायत बुलाई जहाँ हजारों लोग जुड़े और संजय जी ने राजनीतिक नेताओं से मदद मांगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की जो विपक्षी कांग्रेस से हैं। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन वही दूसरी ओर संजय जी की मांग साफ थी, हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी, पुलिस अधिकारियों पर जांच, सीबीआई जांच और निष्पक्ष पोस्टमार्टम। लेकिन उसके बाद उनकी ये मांगे सुनकर सरकार हरकत में आई। 14 अगस्त को भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया गया और लोहारू थाने के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इससे संजय जी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने 8 दिन तक मनीषा की डेड बॉडी को रखा और धरना प्रदर्शन किया। 18 अगस्त को विरोध इतना बढ़ गया कि भिवानी और चरखी दादरी में मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाएं करीब 48 आवर्स के लिए बंद कर दी गई। और तभी संजय जी ने कहा कि सरकार डर रही है लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं। 19 अगस्त को संजय जी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की, इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के डीजीपी से जवाब मांगा और इसीलिए संजय जी की दृढ़ता से प्रभावित होकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी ने 20 अगस्त को सीबीआई जांच की घोषणा की। और तभी संजय जी ने कहा कि अब हम सीबीआई जांच पर भरोसा करेंगे लेकिन फिर भी हमें न्याय मिलना चाहिए। और उसी दिन मनीषा की डेड बॉडी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई क्योंकि इससे पहले मनीषा का करीब 2 बार और पोस्टमार्टम हो चुका था। फर्स्ट पोस्टमार्टम 13 अगस्त 2025 को भिवानी सिविल अस्पताल हरियाणा में हुआ था। इस पोस्टमार्टम में यौन शोषण या रेप के कोई भी सबूत नहीं मिले थे, इसलिए परिवार ने इस पोस्टमार्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए क्योंकि ये पोस्टमार्टम स्थानीय स्तर पर किया गया था और परिवार की मांग थी कि इसे किसी बड़े संस्थान में किया जाए। इसलिए इस पोस्टमार्टम को अधूरा और संदिग्ध माना गया, इसलिए दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया। इसलिए दूसरा पोस्टमार्टम 14 अगस्त 2025 को पीजीआईएमएस कॉलेज रोहतक हरियाणा में हुआ। गले पर कटे हुए निशान पाए गए लेकिन उन्हें भी आत्महत्या से जोड़ा गया। शरीर पर अन्य घावों को जंगली जानवर द्वारा काटे जाने का परिणाम बताया गया। कुछ अंग गायब होने की अफवाह थी लेकिन बाद में पता चला कि वो विसरा सैंपल के लिए हटाए गए थे। लेकिन इस पोस्टमार्टम में भी यौन शोषण या रेप के कोई भी सबूत नहीं मिले। विसरा सैंपल के लिए बॉडी के ऑर्गन सोनारिया लैब भेजे गए जहां टॉक्सिकोलॉजी जांच में जहर की पुष्टि हुई और पेट में कीटनाशक के अंश मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने आत्महत्या का दावा और मजबूत किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर परिवार और ग्रामीणों ने इस पोस्टमार्टम को भी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि मनीषा को जबरदस्ती जहर दिया होगा और गले के कटे हुए निशान हत्या की तरफ इशारा करते हैं। और एक बार फिर उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर हत्या को छुपाने का आरोप लगाया। इसी वजह से तीसरे पोस्टमार्टम की मांग बढ़ी और 20 अगस्त 2025 को दिल्ली के एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम कराया गया। इस पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम में भी मृत्यु का कारण ऑर्गेनोफॉस्फोरस जहर ही बताया गया। ये तीसरी और सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट मानी गई। गले पर कटे निशान की पुष्टि हुई, लेकिन इसे आत्मघाती कृत्य से जोड़ा गया। कुछ घावों को प्राकृतिक और जंगली जानवर के कारण बताया गया। शरीर पर कोई अन्य हिंसक हमले के सबूत जैसे चाकू या फिर हथियार के घाव नहीं मिले। और एट द एंड इस पोस्टमार्टम में भी यौन शोषण और रेप की पुष्टि नहीं हुई। विसरा सैंपल की दोबारा जांच हुई और उसमें भी जहर की ही पुष्टि हुई। कोई दूसरा ड्रग्स या फिर नशीला पदार्थ नहीं मिला और पेट और खून के सैंपल्स में भी कीटनाशक का ही दावा किया गया। इस पोस्टमार्टम ने भी आत्महत्या की संभावना को मजबूत किया, लेकिन इस आत्महत्या की संभावना को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सका, क्योंकि गले के निशान और जहर की मात्रा पर कुछ सवाल बने रहे। इस पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने 21 अगस्त 2025 को मनीषा का अंतिम संस्कार करने की सहमति दी। ढांडी लक्ष्मण गांव में हजारों लोगों की मौजूदगी में मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई ने चिता को आग दी और संजय जी ने आंसू भरी आंखों से कहा कि मेरी बेटी चली गई, लेकिन उसका न्याय लेना हमारा अधिकार है। संजय जी का समर्थन सिर्फ एक पिता का नहीं था, बल्कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उनके प्रयासों से मामला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा और कई बड़े बड़े संगठन उनके साथ खड़े रहे। मनीषा हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही और मामले के हैंडलिंग को लेकर काफी ज्यादा विरोध हुआ, जिसके चलते सरकार ने सख्त कदम उठाए। लेकिन जो इंटरनेट सेवा सरकार ने बंद की थी, मनीषा के दाह संस्कार के बाद उसे खोल दी गई। मनीषा की मौत के बाद रेप, एसिड अटैक और अंग गायब होने की अफवाह काफी तेजी से फैल रही थी, जिससे तनाव और हिंसक विरोध प्रदर्शन का खतरा बढ़ रहा था। और भिवानी और चरखी दादरी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इसलिए सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शनों के आयोजनों और भीड़ बढ़ाने की आशंकाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मामले में नया मोड़ लाते हुए एक बयान जारी किया। गैंग ने कहा कि हरियाणा पुलिस और सरकार न्याय नहीं दिला पाए तो हम हत्यारों को पकड़ के मार देंगे। और ये बात 20 अगस्त के आसपास सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो गई। इस बयान ने मामले को और सनसनीखेज बना दिया और पुलिस को और ज्यादा दबाव में डाला। लेकिन पुलिस ने इसे फेक और ध्यान भटकाने वाली बात कही। मनीषा की बॉडी खेत में ऐसी हालत में मिली कि ये हत्या और आत्महत्या के बीच में गुत्थी बन गई। परिवार और ग्रामीण इसे हत्या मानते रहे, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या का दावा घोषित करती रही। सीबीआई जांच जो 20 अगस्त 2025 से शुरू हुई, अब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इस केस के बारे में जो भी आगे की रिपोर्ट आएगी, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। थैंक यू।